इतिहास की किताब में कुछ तारीखें सिर्फ आंकड़े नहीं होती, वो दरवाजे होती हैं। दरवाजे जो एक दौर को बंद करके एक नए अनजाने दौर को खोल देते हैं। विलियम हॉकिंस की नाकामी ने लंदन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों को एक कड़वा सच सिखाया था कि हिंदुस्तान में तिजारत का रास्ता दरबार में झुककर नहीं, बल्कि समंदर में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर खुलेगा। यह गनबोट डिप्लोमेसी का जन्म था। आज हम उसी दरवाजे को खुलते हुए देखेंगे। ये कहानी है 29 नवंबर 1612 की, जब सूरत के पास एक लड़ाई ने 100 साल पुरानी सल्तनत का वहन तोड़ दिया। और ये कहानी है एक जिद्दी अंग्रेज राजदूत की, जिसने अपनी कलम से वो हासिल किया जो बड़ी बड़ी फौजें नहीं कर सकती थीं। अनकही अनसुनी में आपका स्वागत है। नवंबर 1612, सूरत के पास सुवाली का मुहाना। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। सूरत के मुगल गवर्नर सरदार खान और हजारों लोग किनारे पर खड़े हैं। उनकी आंखों के सामने 100 साल से हिंद महासागर पर राज करने वाला पुर्तगाली बेड़ा खड़ा है। सबसे आगे थे 4 विशाल गैलियन। यह कोई आम जहाज नहीं, यह समंदर पर तैरता हुआ एक विशाल किला है। इसका मकसद सिर्फ लड़ना नहीं, डराना और बादशाहत जताना भी है। 50 से 70 तोपों से लैस ये तैरते हुए पहाड़ जब एक साथ हमला करते थे तो लगता था मानो समंदर में भूचाल आ गया हो। ये पुर्तगाली ताकत के गुरूर थे और उन किलों के इर्द गिर्द मंडरा रही थी बीसियों छोटी फुस्ता। अगर गैलियन हाथी था तो फुस्ता एक शिकारी घोड़े की तरह था, हल्का, तेज और खतरनाक। यह गैलियन की भारी भरकम ताकत के ठीक उलट गति और फुर्ती का प्रतीक था। चप्पुओं की ताकत से चलने वाले ये जहाज भेड़ियों के झुंड की तरह हमला करते थे। गैलियन और फुस्ता का यह बेड़ा यह अपराजेय लगता था। किनारे पर खड़े लोगों के लिए ये लड़ाई नहीं, एक तमाशा लग रहा था जिसका अंजाम पहले से ही तय था। लेकिन अंग्रेजी जहाजों की बनावट अलग थी। वो अलग थे, वो हल्के थे, ज्यादा फुर्तीले, और उनके डेक पर लगी तोपें ज्यादा तेजी से घूमकर निशाना लगा सकती थीं। यह रणनीति और प्रौद्योगिकी का टकराव था। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने एक शानदार चाल चली। उन्होंने अपने जहाज़ों को उथले पानी की ओर खींच लिया, जहां पुर्तगालियों के भारी गैलियन आसानी से नहीं आ सकते थे। फिर उन्होंने अपनी तोपों से ऐसी आग बरसाई कि पुर्तगालियों के वहम के साथ साथ उनके जहाज़ों का मस्तूल भी टूट कर गिरने लगा। किनारे पर खड़े लोग सिर्फ लकड़ी और लोहे की लड़ाई नहीं देख रहे थे, वो अपनी आंखों के सामने एक साम्राज्यवादी व्यवस्था को ढहते हुए देख रहे थे। पुर्तगालियों का कारताज का निजाम, उनकी समुद्री दादागिरी, सब उस दिन सुवाली के पानी में डूब रही थी। सुवाली की जीत की खबर जब आगरा पहुंची तो उसने एक और अंग्रेज के लिए दरबार का दरवाजा खोल दिया, सर थॉमस रॉ। 18 सितंबर 1615 को वो सूरत पहुंचा और जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। वो हॉकिंस की तरह एक मुलाजिम नहीं, बल्कि इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पहला आधिकारिक राजदूत था। उसका मिशन था एक व्यापारिक संधि पर दस्तखत कराना। यहाँ 2 अलग अलग कानूनी और राजनीतिक व्यवस्थाओं का टकराव हुआ। रो
एक राष्ट्र राज्य की धारणा से आया था, जहां लिखित संधियां अस्थायी और बाध्यकारी होती हैं, और वो एक ऐसे दरबार में पहुंचा था जहां कानून शहंशाह का फरमान था, एक व्यक्तिगत हुक्म जो उसी की मर्जी से बदल सकता था। रो के अपने पर्सनल जर्नल में उसकी कुंठा साफ झलकती है। वो लिखता है, यहाँ के कानून लिखित नहीं है, शहंशाह की मर्जी ही कानून है। वो हमारी तरह राष्ट्रों के बीच संधियों के सम्मान को नहीं समझते। जहांगीर उसे बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं था। मुगल नजरों में इंग्लैंड का बादशाह सिर्फ एक छोटे ठंडे टापू का राजा था, जबकि जहांगीर था दुनिया को जीतने वाला। रो ने महसूस किया कि जहांगीर उसे संधि कभी नहीं देगा, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने एक ऐसे शाही फरमान के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी जो लिखित हो, अस्थायी हो और जिसमें कंपनी के अधिकार साफ साफ दर्ज हों। जहांगीर एक बादशाह होने के साथ साथ एक पारखी इंसान भी थे। वो रो के जिद के पीछे की ताकत को देख सकते थे, सुवाली में जीती गई लड़ाई की ताकत। उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए यूरोप से आती चांदी की जरूरत थी, जो मुगल टकसालों को चलाती थी, और राजनीति के लिए पुर्तगालियों पर एक लगाम की जरूरत थी। आखिरकार 1619 में जहांगीर ने वो ऐतिहासिक फरमान जारी कर दिया। इस दस्तावेज के प्रावधानों का विश्लेषण हिंदुस्तान के भविष्य को समझने के लिए जरूरी है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का स्थायी अधिकार। कंपनी को सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में फैक्ट्रियां बनाने की इजाजत मिल गई। दूसरा, निश्चित सीमा शुल्क। व्यापार पर एक समान और कम टैक्स तय किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिल गई। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आंतरिक स्वायत्तता। यह तय हुआ कि फैक्ट्रियों के अंदर अंग्रेज अपने प्रेसिडेंट के अधीन रहेंगे और उन पर अंग्रेजी कानून लागू होगा। यह क्षेत्रातीत अधिकार का वो बीज था जिसने कंपनी को हिंदुस्तान की जमीन पर एक समानांतर सत्ता बना दिया। मुगल दरबार के लिए यह एक मामूली सी व्यापारिक छूट थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह वो कानूनी चाबी थी जिससे उन्होंने धीरे धीरे हिंदुस्तान की किस्मत का ताला ही खोल दिया। वो शाही फरमान एक कागज का टुकड़ा नहीं, एक इजाजत थी, एक कानूनी चाबी। लेकिन एक चाबी तब तक बेकार है जब तक उससे कोई ताला न खोला जाए। एक इजाजत तब तक बेमायने है जब तक उससे कुछ बनाया न जाए। अगले एपिसोड में हम उस चाबी को ताले में घूमते हुए देखेंगे। ये कहानी है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहंशाह की उस इजाज़त को इस्तेमाल करके रेत के एक वीरान टुकड़े पर हिंदुस्तान में इंग्लैंड का पहला पत्थर रखा। ये कहानी है एक मामूली सी दुकान के एक अभेद्य किले में बदल जाने की। ये कहानी है मद्रास के जन्म की। इतिहास की ये दास्तां एक गहरा और लंबा सफर है। अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास की ये अनसुनी आवाज़ें औरों तक भी पहुँचे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।